कहानी की शुरुआत होती है एक सच्ची घटना से, जब 3 लोगों ने उस जेल से भागने का नामुमकिन काम कर दिखाया जहां से आज तक कोई भी कैदी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया था। उस जेल की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि गार्ड की अनुमति के बिना एक छोटी सी चीज भी बाहर नहीं जा सकती थी। फिर भी इन तीनों ने साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक प्रिटोरिया जेल से ऐसा फरार होने का प्लान बनाया कि पूरी दुनिया और पुलिस देखती रह गई। जब एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां टिम और उसका दोस्त स्टीवन पर्चे हवा में उड़ाने के लिए एक छोटे एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, कि तभी जोरदार धमाके के साथ हवा में चारों तरफ पर्चे फैलने लगते हैं। यह असली बम नहीं होते, बल्कि लोगों तक अपना मैसेज फैलाने का एक तरीका होता है, और लोग रुककर उन पर्चों को उठाने और पढ़ने लगते हैं। पर्चे फैलते ही टिम तुरंत वहां से जाने लगता है, लेकिन स्टीवन वहीं रुक जाता है क्योंकि वह लोगों का रिएक्शन देखना चाहता था। पर इस जगह रुकना उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, और तभी वहां अचानक पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को वहीं पकड़ लेती है। दरअसल उस समय साउथ अफ्रीका में काले और गोरे रंग का भारी भेदभाव चल रहा था, और गोरे पुलिस वाले काले लोगों को कुत्ते की मौत मार रहे थे, जिसके खिलाफ टिम और स्टीवन ने यह कदम उठाया था। जेल में बंद टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, और टिम उसे साफ कह देता है कि वह अपने काम से इनकार नहीं करेगा क्योंकि उसे अपने के पर बहुत गर्व है। लड़की उसे कुछ पैसे देती है और प्यार से चूमकर अलविदा कह देती है कि इसके बाद सीधे कोर्ट का सीन आता है, जहां टिम और स्टीवन पर बम से लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगता है। जज एक कट्टर गोरा और सख्त इंसान था जो गुस्से में कहता है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो मानते हैं कि सभी इंसान बराबर होते हैं। वह टिम को 12 साल और स्टीवन को 8 साल की सजा सुनाता है। ये सुनकर कोर्ट में बैठे उनके माता पिता रोने लगते हैं, लेकिन जज उन्हें भी डांटने लगता है, और इसी के साथ केस खत्म हो जाता है। सजा सुनाए जाने पर एक सिपाही हथकड़ी पहने स्टीवन को सीट पर बिठाता है और फौरन बाहर निकल जाता है। तभी स्टीवन पास वाली खुली खिड़की की तरफ देखता है। वह चारों ओर नजर घुमाता है और किसी को ना देखकर तुरंत वहां से बाहर छलांग लगा देता है। जमीन पर टकराते ही उसका पैर जख्मी हो जाता है कि अचानक एक सन की गार्ड उस पर फायरिंग शुरू करता है, और वहां खड़ा दूसरा सिपाही उसे दबोचकर बेदर्दी से पीटना शुरू कर देता है। स्टीवन अब पूरी तरह चोटिल हो चुका था, जिसके बाद उन दोनों कैदियों को पुलिस गाड़ी में बैठाया जाता है और उन्हें खूंखार प्रिटोरिया जेल भेज दिया जाता है। जेल के अंदर कदम रखते ही वहां का वार्डन कैप्टन स्निपल उनके पास आता है, जिसे उनके बारे में पहले से ही सारी जानकारी थी। कैप्टन उनसे मिलने की जगह उनका अपमान करने लगता है और कहता है कि तुमने अपनी ही जाति के लोगों के साथ गद्दारी की है। इसके बाद पहरेदार उन्हें जेल के नियम पढ़कर सुनाते हैं और बेहद बारीकी से उनकी तलाशी लेते हैं ताकि कोई हथियार अंदर न जा सके, कि तभी उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अंदर जाते ही टिम की नजर सबसे पहले वहां के दरवाजे के सिस्टम पर जाती है और वह उसे ध्यान से समझने की कोशिश करने लगता है। उसी दौरान ऊपर टावर में खड़े गार्ड नए कैदियों को डराने के लिए अपने ऑटोमेटिक हथियार दिखाते हैं, जैसे गार्ड इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए बहुत बेताब हों। फिर गार्ड टिम और स्टीवन को पास की अलग अलग कोठरियों में ले जाते हैं, जहां उनकी कोठरियों में कोई और नहीं होता, और टिम चुपचाप बैठकर हाल की घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह एक जोरदार घंटी बजती है और टिम की नींद टूट जाती है। सारे कैदी अपनी कोठरियों से बाहर निकलते हैं और एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं, कि तभी टिम थोड़ा झिझकता है और किसी भी खाने के टेबल के पास जाने से कतराता है। उसी वक्त एक कैदी उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। यह कैदी डेनिस गोल्डबर्ग होता है, जो एक जाना माना राजनीतिक कैदी था और सालों पहले सरकार को गिराने की कोशिश में पकड़ा गया था। थोड़ी ही देर में स्टीवन भी उनके पास आ जाता है और दोनों डेनिस के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं, जिसके बाद वे उसे बताते हैं कि वे इस जेल से बाहर भागना चाहते हैं। इसी बीच वे तीनों एक दर्दनाक घटना देखते हैं, जहां एक काले किचन कर्मचारी के हाथ से सूप नीचे गिर जाता है और अचानक एक गार्ड उसे डंडे से निर्दयता से पीटना शुरू कर देता है। वहीं पास खड़े गोरे कैदी उसकी इस तकलीफ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस घटना के बाद डेनिस भागने की योजना पर टिम और स्टीवन के साथ चर्चा करने लगता है। डेनिस उन्हें बताता है कि यह काम कतई आसान नहीं है, क्योंकि जेल की दीवारें काफी ऊंची हैं और उन पर कांटेदार तार बिछे हैं। साथ ही ऊपर टावर में बैठे सिपाही अपनी मशीन गन और तेज रोशनी वाली सर्च लाइट के साथ हर पल चौकन्ने रहते हैं। वह साफ कहता है कि भागने वाले को सीधा गोली मार दी जाएगी और सुरंग खोदना भी मुमकिन नहीं है, इसलिए वे लोग इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। तभी पास खड़ा एक और कैदी उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। वह कैदी लेनार्ड फॉन्टेन होता है, जो उनके करीब आता है और कहता है कि अगर तुम लोग बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हो तो वह भी उनके साथ चलेगा। इसके बाद रात हो जाती है और टिम अपनी कोठरी में एक छिपाई हुई माचिस बाहर निकालता है
वह दरवाजे के ताले के भीतर रोशनी करके उसे समझने का प्रयास करने लगता है कि अचानक उसे एक सिपाही के आने की आहट सुनाई पड़ती है। वह तुरंत अपनी माचिस बुझाकर उसे तोड़ डालता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और लगातार कई रातों तक ताले को समझने का यह काम जारी रखता है। कुछ समय बाद एक रात वह कागज का एक हिस्सा लेता है और उसे ताले के छेद पर रखकर दबाता है। फिर वह एक पेंसिल की मदद से उस छेद का आकार बनाता है और उसके तुरंत बाद एक दूसरा कागज अंदर फंसाकर ताले की अंदरूनी मशीन को समझने की कोशिश करने लगता है। अब टिम केवल सोच नहीं रहा था, बल्कि सच में बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर रहा था। अगले दिन खाने के टेबल्स के पास लेनार्ड प्लानिंग से शोर मचाना शुरू कर देता है और तेज आवाज में चिल्लाने लगता है, जिससे कि सिपाही की नजर वहां से हट जाए और टिम को चाबियां उठाने का टाइम मिल जाए। मगर टिम इसमें कामयाब नहीं होता और यह मौका उनके हाथ से फिसल जाता है। इसके बाद वे एक नया रास्ता निकालते हैं, जहां मैदान में कसरत करते वक्त टिम दबे पांव सिपाही के करीब पहुंचता है और उसकी चाबियों के डिजाइन को गौर से देखकर अपने दिमाग में बैठा लेता है। कुछ देर बाद वह उन सभी डिजाइनों को एक पन्ने पर उतार लेता है। आने वाले कई दिनों तक टिम हर अवसर का लाभ उठाता है और चाबियों को करीब से निहार कर हर एक चाबी का चित्र तैयार करता रहता है। इसके बाद टिम अपनी लकड़ी के कारखाने वाली नौकरी का लाभ लेता है और काम आने वाले लकड़ी के छोटे हिस्सों को छिपाकर बाहर ले आता है। पर तभी एक सिपाही भीतर दाखिल हो जाता है कि उसी पल स्टीवन जमीन पर कीलों से भरा बर्तन गिरा देता है। इस तेज आवाज से सिपाही का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और टिम फौरन अपना सारा सामान एक थर्मस के भीतर डालकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है। सिपाही को संदेह होता है। वह उन दोनों को करीब बुलाकर उनकी तलाशी लेने का हुक्म देता है। वह थर्मस का ढक्कन खोलता है, अंदर की कॉफी जमीन पर फेंकता है और भीतर झांकता है, लेकिन उसे खाली पाकर वह चकित रह जाता है। दरअसल टिम को चाबी तैयार करने के लिए आवश्यक हिस्से मिल चुके थे। रात होने पर टिम एक छोटा चाकू बाहर निकालता है और लकड़ी के उन हिस्सों को तराशना शुरू कर देता है। इसके बाद वह गोंद से उन हिस्सों को जोड़ता है और कई रातों तक लगातार मेहनत करके लकड़ी की चाबियां तैयार करता है। एक रात वह अपनी बनाई हुई चाबी को अपनी कोठरी के ताले में घुमाता है, तभी खटके की आवाज आती है और तुरंत दरवाजा खुल जाता है। इससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और हौसला काफी बढ़ जाता है। अगली सुबह जब कुछ अन्य कैदी निगरानी कर रहे होते हैं, तब टिम बाहरी दरवाजे के ताले में चाबी डालता है। शुरुआत में चाबी भीतर नहीं जाती, लेकिन थोड़ा सही करने पर वह आराम से अंदर घुस जाती है और गेट खुल जाता है। लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि चाबी अब बाहर नहीं निकल रही होती। घबराहट में टिम जोर लगाता है और गलती से चाबी टूट जाती है। वह तुरंत ताले के अंदर फंसे लकड़ी के टुकड़े निकालने की कोशिश करने लगता है ताकि वह पकड़ा ना जाए। तभी एक गार्ड वहां से गुजरता है और टिम दरवाजे के पीछे छुप जाता है। गार्ड थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाता है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी टिम उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर नहीं निकाल पाता। हार कर वह कोशिश छोड़ देता है और अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। तभी अचानक गार्ड की नजर दरवाजे पर पड़ती है और वह देखता है कि दरवाजे की कुंडी बाहर निकली हुई है। टिम सोचता है कि शायद यह उसकी ही गलती है और बाहर से गुजरने वाले गार्ड ने कुंडी को नोटिस नहीं किया है। तभी गार्ड अपनी चाबी को फिर से ताले के अंदर डालता है और उसे घुमाकर ताला सही करता है, जिसके तुरंत बाद वह दरवाजे को धक्का देकर बंद कर देता है। जैसे ही धातु की असली चाबी ताले के अंदर जाती है, अंदर फंसा हुआ लकड़ी का टूटा टुकड़ा खुद ब खुद बाहर निकल आता है, जिसे देखकर टिम अपने इस अविश्वसनीय लक पर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उधर दूसरी तरफ लेनार्ड के पास एक विजिटर आता है जो उसका छोटा बेटा होता है और लेनार्ड अपने बेटे को दिलासा देता है और उससे कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द ही उससे मिलेगा। इसके बाद वह पास की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप कुछ सोचने लगता है कि तभी अचानक एक गार्ड बहुत क्रूर तरीके से उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वह खिड़की के बहुत पास चला गया था और उसकी इस आवाज से उसका बेटा बुरी तरह डर जाता है। उसी दौरान लड़के की मां अंदर आती है और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद लेनार्ड गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके बेटे के साथ बिताया हुआ उसका समय कम कर दिया था। बाद में वह टिम और स्टीवन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वह जितनी जल्दी हो सके इस जेल से बाहर निकलना चाहता है। तभी एक नई मुश्किल सामने आती है, क्योंकि बाहरी दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था। इस समस्या का हल निकालने के लिए तीनों मिलकर एक अलग तरीका सोचते हैं। वे यह प्लान बनाते हैं कि जालीदार खिड़की से गुजरने वाले तार की मदद से दरवाजे के अंदर चाबी डाल दी जाए, लेकिन इस तरीके से चाबी तो अंदर पहुंच जाती, मगर उसे घुमाया नहीं जा सकता था। इसके बाद तीनों एक खाली सेल में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस चाबी को कैसे घुमाया जाए। तभी अचानक एक गार्ड वहां आ जाता है और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है।
जैसे ही लनार्ड की नजर गार्ड पर पड़ती है वह तुरंत टिम और स्टीवन को इशारा करता है और तीनों बात को बदल देते हैं। गार्ड उनके पास आकर पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, तो वे उसे कहते हैं कि कुछ नहीं और सेल साफ करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान स्टीवन के दिमाग में एक विचार आता है और वह कहता है कि झाड़ू का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि झाड़ू इतनी लंबी है कि वह खिड़की के ताले तक आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन चाबी को घुमाने का तरीका टिम को वुड वर्कशॉप में मिलता है जब वह एक कैदी को लकड़ी की मैकेनिकल मशीन चलाते देखता है, और तभी उसके दिमाग में समाधान आ जाता है। टिम एक लकड़ी का घूमने वाला चाबी जैसा स्टैंड तैयार करता है जो असली चाबी की तरह घूम सकता था। उसे झाड़ू के सिरे से जोड़कर ताले में डालने की कोशिश करता है। निशाना साधने के लिए वह टूथब्रश से जुड़े छोटे शीशे का इस्तेमाल करता है, लेकिन पहली बार चाबी अंदर नहीं जाती। टिम उसे थोड़ा सुधारता है और फिर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। इससे भी बदतर यह होता है कि चाबी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वह जल्दी से च्यूइंग गम लेता है, उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाकर गिरी हुई लकड़ी की चाबी को उठा लेता है। अगली सुबह तक टिम पूरी रात की मेहनत से थक चुका होता है, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। तीनों अपनी बनाई हुई चाबियों को एक जार में भरकर बगीचे में गाड़ देते हैं। उसी समय एक गार्ड टावर से उन्हें देख रहा होता है, जिसको पहले से ही उन पर शक था क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थीं। वह सीधा स्टीवन के पास आता है और उसका बैग चेक करने को कहता है, लेकिन बैग में कुछ नहीं मिलता। अब वह टिम की ओर बढ़ता है, पर जब तक टिम जार को दफना चुका होता है। गार्ड पास आकर पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, तो टिम बिल्कुल शांत होकर कहता है कि बस गार्डनिंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद गार्ड उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन डेनिस गोल्डबर्ग ये सब सुन रहा होता है और वह फिर से टिम को समझाता है कि भागने के बारे में दोबारा सोचो, क्योंकि उसे लगता है कि यह सारा प्लान फेलियर की तरफ जा रहा है। वह कहता है कि अगर प्लान फेल हुआ तो गार्ड्स बिना किसी बहाने के उन्हें वहीं गोली मार देंगे, क्योंकि सारे गार्ड्स कैदियों पर गोली चलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब टिम को समझ आता है कि अगर उन्हें सच में यहाँ से भागना है तो उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोग जो अलग अलग काम संभाल सकें। इसलिए तीनों धीरे धीरे और कैदियों को अपने साथ शामिल करना शुरू करते हैं, जिनमें ज्यादातर पॉलिटिकल कैदी थे। नए लोग उनके समूह की मदद करने लगते हैं। कोई छिपकर कपड़े लाता है, कोई टूल्स लेकर आता है और कोई जरूरी सामान इकट्ठा करता है। और अब उनके भागने का प्लान धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। दूसरी ओर गार्ड अब टिम पर कड़ी निगरानी रखने लगता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि टिम और उसके साथी कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होने से वह कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक काला कैदी चुपके से टिम के पास आता है और उसे एक छोटी साबुन की टिकिया दे जाता है। मौका मिलते ही टिम सावधानी से अपनी चाबियों का आकार उस साबुन पर उकेरता है और फिर उन निशानों को कचरे के डिब्बे के नीचे छिपा देता है ताकि किसी को शक न हो। थोड़ी देर बाद गार्ड टिम की कोठरी में आता है, उसे नया चश्मा देता है जो टिम ने मंगवाया था और मुस्कुराते हुए बताता है कि जिस काले कैदी ने उनकी मदद की थी उसने भागने की कोशिश की, इसलिए उसे गोली मार दी गई। यह सुनते ही टिम के भीतर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वह खुद को संयमित रखता है क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी सी चूक भी उसकी जान ले सकती है। इसके बाद टिम और लेनार्ड रात में भागने का अभ्यास करने का फैसला करते हैं। वे धीरे धीरे अपनी कोठरियों के ताले खोलते हैं, फिर पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोलते हैं और बिना कोई शोर किए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि बूथ में बैठा एक मोटा गार्ड तेज आवाज में क्लासिकल संगीत सुन रहा है। वे धीरे से अगला दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चाबी घूमती है अचानक संगीत बंद हो जाता है और वह गार्ड धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। टिम और लेनार्ड तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और छिपने की जगह तलाशने लगते हैं। ऊपर जाने का समय नहीं था, इसलिए वे सीढ़ियों के पास वाली एक अलमारी में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें डर लगता है क्योंकि अलमारी का दरवाजा उनकी ओर से ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था। गार्ड सीढ़ियों की ओर आता है, कुछ बड़बड़ाता है और फिर ऊपर चला जाता है। जैसे ही वह जाता है टिम और लेनार्ड फिर से भागने का अभ्यास शुरू करते हैं। वे बूथ के पास से गुजरते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर एक ही जगह पर अटका हुआ है। वे अगला दरवाजा खोलते हैं और उसी समय ऊपर बैठा गार्ड उनकी कोठरियों के अंदर झांकता है। उसे कंबल के नीचे किसी आदमी जैसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन असल में वह सिर्फ तकियों का ढेर होता है। तभी ऊपर के कैदियों में से एक को जोर जोर से खांसी शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर टिम और लेनार्ड समझ जाते हैं कि अब आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। वे धीरे धीरे सभी खुले दरवाजे बंद करते हैं और फिर से अलमारी में जाकर छिप जाते हैं। गार्ड नीचे आता है और फर्श पर कुछ अजीब देखता है। वे पसीने की बूंदें थीं जो उनके भागने की कोशिश के दौरान गिर गई थीं, लेकिन गार्ड ज्यादा ध्यान नहीं देता
और अपने जूते से उन्हें पोंछता हुआ वहां से चला जाता है। राहत की सांस लेते हुए टिम और लेनार्ड वापस अपनी अपनी कोठरियों में लौट आते हैं। अगली सुबह कैप्टन स्नेपल और गार्ड टिम की कोठरी में आते हैं। टिम पिछली रात की थकान के कारण गहरी नींद में सोया होता है। तेज बजने वाली घंटी भी उसे नहीं जगाती, इसलिए वे उसे जबरदस्ती उठाते हैं और पूछताछ करते हैं, क्योंकि टिम को कोई बीमारी नहीं थी। स्नेपल समझ जाता है कि टिम रात भर जागा रहा था, लेकिन टिम चुप रहता है और बस बार बार कहता है, माफ करें कैप्टन। यह सुनकर स्नेपल गुस्से में आ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिर कभी देर तक सोया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वे उसे सेल से बाहर निकाल देते हैं और उसकी कोठरी की तलाशी लेने लगते हैं। इसी बीच टिम और स्टीवन देखते हैं कि गार्ड लेनार्ड की कोठरी की भी तलाशी ले रहे होते हैं और उसके बेटे के भेजे गए सभी पत्र फाड़ रहे हैं। यह देखकर लेनार्ड गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे जोर से पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। बाद में लेनार्ड को एकांत कारावास में डाल दिया जाता है, जहां वह गार्डों की करतूतों को बार बार कोसता रहता है। इसके बाद स्नेपल टिम को अपने पास बुलाता है और जेल में नामंजूरी वाली किताबों तथा कागजों के लिए जोर जोर से डांटता है। गुस्से में वह टिम का सारा सामान जमीन पर फेंक देता है और तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। वह लकड़ी की चाबी का एक छोटा टुकड़ा था, जिसे टिम बाहर फेंकना भूल गया था। यह देखकर टिम अंदर तक घबरा जाता है। स्नेपल समझने की कोशिश करता है कि यह क्या है और टिम से पूछता है, तो टिम संभल कर जवाब देता है कि यह फोटो रखने का स्टैंड है। स्नेपल को अभी भी शक रहता है, लेकिन बात कुछ हद तक समझ में आती है, इसलिए वह टिम को चेतावनी देकर चला जाता है कि अगर वह सच में कोई प्लान बना रहा है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गार्ड के जाने के बाद टिम को तेज घबराहट महसूस होने लगती है। जेल से भागने का इतना बड़ा प्लान गार्ड की नाक के नीचे बनाना उसे अंदर से तोड़ रहा था और उसे पैनिक अटैक आ जाता है, लेकिन वह अपने डर को काबू में रखकर आगे बढ़ता रहता है। अपनी पिछली गलती से सबक लेते हुए वह अब चाबियों को अलग अलग जगहों पर छिपाने लगते हैं। वे बार बार अभ्यास करते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं। तभी एक रात टिम दांत में दर्द होने की वजह से डॉक्टर के पास जाता है और वापस लौटते समय उसकी नजर एक खराब बिजली के दरवाजे पर पड़ती है। वह पास खड़े गार्ड को बुलाकर दरवाजा खुलवाता है और उसी क्षण समझ जाता है कि भागने के लिए इस दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढना सबसे जरूरी होगा। बाद में टिम बाकी राजनीतिक कैदियों के सामने कहता है कि अब उन्होंने जेल के अंदर 15 दरवाजों की 39 चाबियां बना ली हैं, लेकिन फिर भी वे भागने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि दरवाजे खोलना और असल में जेल से बाहर निकल जाना दो अलग अलग बातें हैं। डेनिस स्पष्ट रूप से इनकार कर देता है और कहता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस जेल में रहना इस क्रूर सरकार के आगे झुकने जैसा है। फिर भी बाकी कैदी डेनिस का ही समर्थन करते हैं और इस मुद्दे पर लेनार्ड और डेनिस के बीच तीखी बहस हो जाती है, क्योंकि लेनार्ड अब और इंतजार नहीं करना चाहता। आखिरकार तीनों बाकी कैदियों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। उसी रात सोने से पहले स्नेपल फिर से टिम की कोठरी में आता है और उसका सामान छानबीन करता है। सिपाही के बाहर जाते ही टिम एक नन्हे लकड़ी के औजार का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से स्टीवन तक अखबार का एक पन्ना पहुंचा देता है। इस पन्ने के भीतर कारागार का एक नक्शा छिपा होता है, जिसे गुपचुप तरीके से रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाली संस्था ने छापा था। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। तीनों बाहर निकलने की अंतिम रूपरेखा तय करते हैं। टिम खामोशी से अपनी कोठरी का ताला खोलता है। इसके बाद वह स्टीवन और लेनार्ड के दरवाजे भी खोल देता है। वह जाते जाते अंतिम बार डेनिस से उनके साथ चलने का आग्रह करता है, मगर डेनिस फिर से इनकार कर देता है और उन्हें कामयाबी की बधाई देता है। अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आते ही तीनों अपने छिपाए हुए थैले बाहर निकाल लेते हैं, जिनके भीतर बाहर जाने के लिए जरूरी लिबास और सामान मौजूद होता है। अब उनके जीवन का सबसे जोखिम भरा सफर शुरू होने वाला होता है। वे आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े पहनना शुरू करते हैं और उसी वक्त नीचे की मंजिल पर एक भारी भरकम सिपाही तेजी से शौचालय की ओर दौड़ता है, मगर वह शौचालय जाम होता है। इस वजह से वह सीढ़ियों के करीब बनी अलमारी में औजार तलाशने के लिए चला जाता है। वह भीतर रखे हुए डिब्बों और पेटियों को एक एक करके किनारे करता है और अंत में औजार बाहर निकाल लेता है। तभी उसकी निगाह दरवाजे पर जाती है, जहां उसे कुछ अटपटा नजर आता है। वहां एक पेपर पिन फंसी होती है। यह वही पिन थी जिसका इस्तेमाल लेनार्ड और टिम ने पहले इसी अलमारी में किया था।
दूसरी ओर तीनों अपने कपड़े पूरी तरह पहनकर ब्लॉक का दरवाजा खोलने के लिए एकदम मुस्तैद खड़े होते हैं। तभी नीचे से उस भारी सिपाही के हाँफने और कराहने की आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर वे बुरी तरह चौंक पड़ते हैं। हालात एकाएक चिंता से भर जाते हैं। इसके बावजूद लनार्ड साहस जुटाता है और दरवाजा खोल देता है। तीनों चुपचाप नीचे उतरते हैं और उसी अलमारी में छिप जाते हैं। मगर वहां एक भारी आफत आ जाती है, क्योंकि सिपाही उनका वह पेपर पेन उठा चुका होता है। लिहाजा टिम अपनी उंगलियों से दरवाजा थामे रहता है और किसी प्रकार उसे सटा कर रखता है। थोड़ी ही देर बाद सिपाही दोबारा अलमारी में औजार रखने आता है। उसी पल डेनिस उनकी सहायता के वास्ते गार्ड का ध्यान भटकाता है। डेनिस स्वयं को करंट का झटका देता है और जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे सिपाही विवश होकर ऊपर जाता है, यह जांचने की आखिर शोरगुल किस वजह का है। और अवसर मिलते ही टिम, स्टीवन और लनार्ड तेजी से अलमारी से बाहर आते हैं और अगले दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। वे बारी बारी से तमाम दरवाजे खोलते जाते हैं, मगर एकाएक अगला गेट बंद होता है। तब उनको समझ आता है कि लनार्ड को पीछे जाकर उस बटन को दबाना पड़ेगा, जिससे बिजली वाला दरवाजा खुलेगा। लनार्ड पीछे जाता है, बटन दबाता है और दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद तीनों फुर्ती से भीतर घुस जाते हैं। तब सभी आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं। वे चाबी के सुराख से भीतर झांकते हैं और देखते हैं कि कारागार के विशाल गेट पूरी तरह खुले हुए होते हैं। मगर तभी एक नई आफत सामने आ जाती है। उनके पास मौजूद कोई भी चाबी उस सफेद गेट को नहीं खोल पाती, जो बाहर की ओर जा रहा होता है। यह देखकर वे हताश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास वक्त बहुत कम है और पीछे मुड़ना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए वे फौरन ताला तोड़ने का उपाय निकालने लगते हैं। लनार्ड अपनी छेनी बाहर निकालता है और दरवाजे पर ताकत से प्रहार करना आरंभ कर देता है। वहीं टिम पकड़े जाने के खौफ से बाहर रुककर निगरानी करने लगता है। अचानक उसे भारी कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। वह मोटा सिपाही आहिस्ता आहिस्ता उनकी दिशा में बढ़ रहा होता है। टिम खौफजदा होकर लनार्ड को फुर्ती दिखाने के लिए कहता है। लनार्ड और ज्यादा गति से ताले को काटता है, जब तक कि कुंडी पूरी तरह दिखने नहीं लगती। आखिरकार वे अपने बचे हुए कपड़े पहनते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वे कदम आगे बढ़ाते हैं, टिम देखता है कि एक हथियारबंद सिपाही दीवार पर पहरा दे रहा होता है। वह फौरन लनार्ड को दीवार की तरफ धकेलता है, ताकि वे गार्ड की नजरों से बच सके और समय रहते बाहर निकलने का प्रयास कर सकें। वे एक छोटे से आईने की मदद से सिपाही की हरकतों पर नजर टिकाए रखते हैं। जैसे ही वह सिपाही वहां से नजर हटाता है, टिम दबे पांव मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है। गेट के ठीक बाहर एक भाग दौड़ भरी सड़क मौजूद होती है, जहां सामान्य जनजीवन चल रहा होता है। स्टीवन और लनार्ड भी उसके कदमों के पीछे चलते हैं। वे सोचते हैं कि इतने विशाल फाटकों की पहरेदारी ऊपर मौजूद केवल एक सिपाही क्यों कर रहा है, और वह भी ज्यादातर वक्त मुख्य दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। वे अपना नक्शा बाहर निकालते हैं, उसे देखते हैं और एकदम खामोश होकर ऐसे चलने लगते हैं मानो वे कोई आम नागरिक हों। कोई भी शख्स उन पर गौर नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता वे कारागार से काफी दूर निकल जाते हैं। आगे चलकर वे एक टैक्सी के करीब पहुंचते हैं, जिसे एक अश्वेत यानी काला चालक चला रहा होता है। वे उससे उन्हें ले चलने की बात कहते हैं। चालक थोड़ा अचरज में पड़ जाता है, क्योंकि उस दौर में दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग अश्वेत काले चालक की गाड़ी में सफर नहीं करते थे। फिर भी वह कुछ सेकंड विचार करता है और अंत में उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। हर रोज की भांति सिपाही आकर कोठरियों के ताले खोलता है। डेनिस उसका अभिवादन करता है और सब कुछ एकदम साधारण प्रतीत होता है। मगर एकाएक सिपाही चकरा जाता है, क्योंकि टिम और स्टीवन अपनी कोठरियों से बाहर नहीं निकलते, जबकि उन्हें अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। उसे कुछ गड़बड़ का अंदेशा होता है। वह फुर्ती से भीतर जाता है और यह देखकर खौफ से भर जाता है कि दोनों अपने पलंग पर मौजूद नहीं हैं। कोठरियां पूरी तरह खाली होती हैं। ये नज़ारा देखकर बाकी कैदी ठहाके लगाने लगते हैं, क्योंकि सिपाही बुरी तरह घबराकर अटपटे ढंग से भागता है और खतरे की घंटी बजाने के लिए दौड़ पड़ता है। पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। उधर वे तीनों लोग अपनी इस अचंभित कर देने वाली कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। वे जोर जोर से ठहाके लगाते हैं, चीखते हैं और खुशी के मारे पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। काला चालक उन्हें देखकर पूरी तरह चकरा जाता है कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। उसी वक्त टिम की निगाह अपनी बनाई हुई लकड़ी की उस चाबी पर जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह अपनी इस असंभव सी लगने वाली जीत पर बहुत अधिक प्रसन्न होता है। पूरे दक्षिण अफ्रीका में उन्हें दबोचने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया जाता है। हर कोने में उनकी तलाश की जाती है,
मगर इन सब के बावजूद तीनों कामयाबी के साथ सरहद पार करने में सफल हो जाते हैं। वे महफूज तरीके से लंदन पहुंच जाते हैं, जहां वे दोबारा से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन जाते हैं और रंगभेद के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। 22 वर्षों तक कारागार में रहने के बाद डेनिस गोल्डबर्ग को साल 1985 में आजाद कर दिया जाता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।